हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में। ये सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस का चैप्टर 5 आर इन्वायरमेंट का थर्ड वीडियो है। इससे पहले की 2 वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। तो पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में और कैसे सब्सटेंस जो है वो फ्लो होते हैं नेचर में। तो हम लोग को पता है कि अर्थ में ओवर 100 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये एलिमेंट्स या तो सॉलिड स्टेट में है, या लिक्विड स्टेट में है, या गैसीय स्टेट में अवेलेबल हैं। जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बॉडी है वो इन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ होता है। और सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा, वो सारे जो लिविंग बॉडीज़ में सिंथेसाइज होते हैं वो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स के बारे में पढ़े हैं, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या दूसरे साइकिल्स, उनके बारे में स्टडी किए हैं। तो अब इसी बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि वेयर डू वी फाइंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलता है हम लोग को, कहाँ मिलता है हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो नेचर में प्रेजेंट है, ये गैस एयर में प्रेजेंट रहता है। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसके क्या क्या सोर्सेज हैं। एंड थ्रू विच लाइफ प्रोसेस कार्बन कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स, प्लांट्स में ये कंपाउंड कैसे सिंथेसाइज होता है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है। एंड हाउ डू दीज कंपाउंड्स रीच द बॉडी ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स की बॉडी में ये जो फूड है वो कैसे पहुंचता है, तो जब वो लोग कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इसके बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं कार्बन साइकिल को, ये कार्बन साइकिल दिया हुआ है तो इसको हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर देती हूँ इसको, ताकि एक बार ये फ्रेम में फिट हो जाए पूरा। हाँ, ये हुआ आपका कार्बन साइकिल। थोड़ा सा ब्लरी इमेज है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको, तो मैं यहाँ से बता देती हूँ। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो कार्बन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये ट्रैक्टर है, ये चलेगा तो जो फॉसिल फ्यूल्स है वो बर्न होंगे। यहाँ पे डीजल जो लग रहा है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल है, वो बर्न होगा तो क्या होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा, तो रिलीज हुआ इन्वायरमेंट में। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेगा कौन, तो प्लांट्स यूज़ करेंगे, ट्रीज यूज़ करेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से जो रिलीज हुआ वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, इसको यूज़ करेंगे अब ये सारे वेजिटेशंस जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इन लोग यूज़ करके क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फिर ये कार्बन कंपाउंड्स को, मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो दूसरे कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो कि क्या होगा, ज़्यादातर की कार्बोहाइड्रेट होगा। उसके बाद अब ये जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बन गया है, अब उसका क्या हो सकता है, तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स में वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेंगे, जो कि फिर नेचर में यानी कि एटमॉस्फेयर में वो इवॉल्व हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि वो सॉइल में स्टोर हो जाए, कुछ कंपाउंड्स है वो सॉइल में स्टोर हो जाते हैं, तो कुछ कुछ यहाँ स्टोर हो सकता है। अगर वो स्टोर हो गया है तो फिर वो फॉसिल फ्यूल्स बन जाएगा, ठीक है। जब ये प्लांट्स जो है वो डेड हो गए, वो नीचे जब जब दब गए ज़मीन में, तो वही चीज़ यहाँ स्टोर हो जाता है सॉइल में, तो फिर उससे क्या बनता है, फिर फॉसिल फ्यूल बनता है। फिर वो फॉसिल फ्यूल यहाँ पे वापस से व्हीकल्स में यूज़ हो जाएगा और फिर से वो नेचर में आ जाएगा। तो इस तरीके से घूम के आ सकता है। यहाँ एटमॉस्फेयर में ये जो आया है डायरेक्टली रेस्पिरेशन से, वो भी फिर वापस इसी में ही जाता है, तो ये हो सकता है। या फिर ऐसे ही दूसरे फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं कि जो भी सारे नीचे मैटर हैं वो डीके हो करके फिर वो कार्बन कंपाउंड जो है वो फॉसिल्स ही बनाएंगे, तो फिर वहाँ से वो यूज़ हो जाएगा। ये डीकेइंग मटेरियल्स जो हैं वो जो रेसिड्यू यहाँ पे बच जाते हैं वो भी कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में रहते हैं। तो ओवरऑल जो कार्बन है यहाँ पे दिख रहा है आपको नेचर में कंटिन्यूसली सर्कुलेट होते रहता है, चाहे एक तरीके से हो दूसरे तरीके से हो, लेकिन कंटिन्यूस उसका सर्कुलेशन होते रहता है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं कार्बन साइकिल। नाउ ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड आउट द सोर्सेस फ्रॉम विच कार्बन डाइऑक्साइड रीचेज द एटमोसफियर, वो सारे सोर्सेज जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमोसफियर में पहुंचता है। तो कैसे कैसे पहुंचा हम लोग देख लिए, उसके डिफरेंट स्टेजेस जो हैं उसको। वापस से थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, क्लियरली विजिबल होगा। नेक्स्ट है कि यूजुअली कार्बन साइकिल जो है वो क्या बना हुआ है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ गैसियस साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ज़्यादातर की कैसे प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, जिससे कि वो सेवरल कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। एंड उसके बाद इस कंपाउंड्स को यूज़ करके वो मेनली, जैसे कि कार्बन कंपाउंड से मेनली प्रोटीन्स या फैट्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। कैसे होते हैं, तो कंज्यूमर्स के थ्रू। प्लांट्स क्या बनाए थे, तो कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में ज़्यादातर की वो कार्बोहाइड्रेट बनाए थे। अब वो जो है वो कंज्यूमर्स की बॉडी में यूज़ करके प्रोटीन और फैट में भी तो कन्वर्ट होता है। और कंबशन ऑफ दीज कंपाउंड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस सेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इन सारे सब्सटेंसेस का कंबशन होगा, किसी भी फॉर्म में होगा,
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज़ करेगा जो कि वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको कि कंबशन भी बोलते हैं, जो लिविंग एनिमल्स में होता रहता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता रहता है, वो भी ऐसा ही एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। और जब प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में। तो अदर सिंपल कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑल्सो एंटर द न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ नेचर। दूसरे भी फॉर्म्स में जैसे भी कार्बन कंपाउंड्स बन रहे हैं, जो सिंपलर फॉर्म्स में भी बन रहे हैं, वो सारे भी न्यूट्रिएंट साइकिल का ही हिस्सा होते हैं और नेचर में कंटिन्यूसली वो यूज़ होते रहते हैं। नाउ ह्यूमन इंटरवेंशन इन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम में हम लोग तब से देख रहे थे ना कि नेचुरल फिनोमिना भी उसको अफेक्ट करता है और ह्यूमन इंटरवेंशंस भी। तो अब वो क्या क्या हैं? तो ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका इम्पैक्ट इकोसिस्टम पे बहुत सारे तरीक़ों से पड़ सकता है। जैसे कि जो कार्बन साइकिल खुद है वो भी क्या है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स increases the level of oxides of carbon and carbon particles, both being potent sources of pollution। जितना ज़्यादा हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा कार्बन के ऑक्साइड्स या दूसरे कंपाउंड जो हैं वो फॉर्म होंगे और वो सारे ही नेचर में मेजर कॉज होते हैं पोल्यूशन के। नाउ थिंक एंड डिस्कस एंड राइट विच बायोटिक कंपाउंड्स ऑफ एटमॉस्फेयर डू यू थिंक हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन। ऐसा कौन सा ए बायोटिक कंपाउंड है जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है ह्यूमन इंटरवेंशन से। तो ए बायोटिक कंपाउंड्स में हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, इन सारी चीज़ों को, सनलाइट। तो ए बायोटिक कंपोनेंट कौन सा ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एयर को, ठीक है, एटमॉस्फेयर को। इसके अलावा हम लोग सॉइल भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर भी बहुत पोल्यूट कर रहे हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन जो है मेरे ख्याल से वो एडवर्सली अफेक्ट होता है। एंड विच बायोटिक कंपोनेंट हैव बीन ऑलरेडी एडवर्सली अफेक्टेड बाई ह्यूमन्स। कौन सा बायोटिक कंपोनेंट एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है, तो आई थिंक प्लांट्स जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। डे बाई डे कंस्ट्रक्शन से डे बाई डे जितना प्रोग्रेस हो रहा है, जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है, उतना ज़्यादा यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स में मेरे ख्याल से तो प्लांट्स ही अफेक्ट हो रहे हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ राइस फार्म। ह्यूमन फॉर देयर ओन बेनिफिट डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स, अगर हम लोग राइस फार्म वाला जो इकोसिस्टम स्टडी किए थे, अगर उसको थोड़ा डिटेल में देखें तो ह्यूमन बींग्स अपने खुद के बेनिफिट के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो वो है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को। अब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में अगर आपको याद होगा तो वो सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑफ दिस ऑन द इकोसिस्टम ऑफ राइस फार्म। अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं तो फिर उससे इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डिटेल में बहुत बार इस चीज़ को देख लिए कि हम लोग अगर इकोसिस्टम के, या यूँ बोल लो, हाँ, इकोसिस्टम के किसी भी फूड चेन के किसी भी लेवल में, ठीक है, किसी भी ट्रॉपिक लेवल में अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वो बाकी सारे लेवल्स को एडवर्सली अफेक्ट करता है। नाउ हाउ विल द इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अ फूड चेन इन अ राइस फार्म। अगर हम लोग किसी राइस फार्म में कोई नया स्पीशीज़ और वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें, जैसे कि एक अगर वहाँ से एलिमिनेट हो गया तो उसकी जगह कोई न्यू स्पीशीज़ एलिमिनेट कर दें तो क्या होगा, ऐड कर दें तो क्या होगा कि बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स उसमें हैं उनके भी पॉपुलेशन को वो समहाउ अफेक्ट करता ही है। ठीक, नेक्स्ट, इफ 0.01 milligram of arsenic accumulates in a rice plant due to the use of arsenic containing pesticides, what will be the total amount of accumulation in 30 plants। देखो, एक सिंगल राइस प्लांट में अगर हम लोग आर्सेनिक कंटेनिंग पेस्टिसाइड ऐड करते हैं तो उसमें 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक जो है वो एक्यूमुलेट हो जा रहा है, मतलब जम जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है इस राइस प्लांट में, ठीक है। एक राइस प्लांट में इतना स्टोर हो रहा है तो 30 राइस प्लांट्स में कितना स्टोर होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग 30 और 0.01 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा आपका 0.3। अब ये जो 0.3 मिलीग्राम जो है वो 30 प्लांट्स में एक्यूमुलेट हो गया है। नाउ इफ़ यू फीड ऑन ग्रेन ऑब्टेन फ्रॉम अराउंड 30 प्लांट्स एवरी डे, इन्हीं 30 प्लांट से जो ग्रेन बन रहा है उसको अगर आप पर डे कंज्यूम कर रहे हो तो आपके बॉडी में कितना आर्सेनिक रीच हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर 30 प्लांट्स में 0.3 मिलीग्राम आर्सेनिक अगर एक्यूमुलेटेड है तो आपकी बॉडी में पर डे 0.3 मिलीग्राम आर्सेनिक जो है वो पहुंच रहा है। वी नो that to protect our farm and get maximum produce we use different types of chemicals। तो अपने फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ हम लोग को उससे यील्ड जो है वो मिले, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, ये जो हैं वो यूज़ होते रहते हैं ताकि अनवांटेड जो भी चीज़ें हैं प्लांट्स में जो ग्रो हो रही हैं, फार्म में जो ग्रो हो रही हैं, वो सारे क्या हो, वहाँ से ख़त्म हो जाए। चाहे वो इंसेक्ट हो जो डिसीज़ कॉज करते हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, या वो दूसरे अनवांटेड प्लांट्स ही क्यों ना हो, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए हम लोग ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को हटाने के लिए, फंगीसाइड्स फंगीज़ को हटाने के लिए, हर्बिसाइड्स
डिफरेंट अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए। सम ऑफ दीज केमिकल्स आर डिकम्पोज्ड क्विकली, कुछ जो है वो क्या होते हैं कि तुरंत डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो सॉइल में लॉन्ग पीरियड के लिए रह जाते हैं और वो उस प्लांट को, ठीक है, जिस भी क्रॉप का प्लांट है उसको एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको भी एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि इस प्लांट पे डायरेक्टली फीड कर रहे थे उनको अफेक्ट करते हैं, एंड दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी वो हार्मफुल हो जाते हैं। समटाइम्स दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द क्रॉप प्लांट्स एंड अफेक्ट ह्यूमंस। क्या होता है काफ़ी बार, जैसे यहाँ पे आर्सेनिक का ही एग्जांपल था कि वो जो प्लांट था, ठीक है, जिस भी क्रॉप का हम लोग प्लांट लगाए थे वो खुद ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि ह्यूमंस तक पहुँच जाता है फिर, और उनको भी अफेक्ट करता है, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो उस प्लांट पे फीड कर रहे हैं उनको अफेक्ट करता है, यानी कि वो बहुत सारे हार्मफुल डिसीजेस क्रिएट कर सकता है, कॉज कर सकता है। Now, chemicals that remain in the soil often affect the physical and chemical properties of the soil, turning it unfit for our crops. क्या होता है कि जब हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं तो काफ़ी बार ये केमिकल्स जो हैं वो सॉइल को ही अनफिट बना देते हैं क्रॉप्स के लिए। नाउ दिस रिड्यूसेस क्रॉप प्रोडक्शन ओवर टाइम। टाइम टू टाइम क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन वहाँ पे रिड्यूस होते जाएगा, और कन्वर्जन ऑफ सच एरिया इनटू फर्टाइल लैंड इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब ऐसे एरिया को वापस से फर्टाइल लैंड बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स को रिड्यूस कर दें ताकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को और ख़ुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ। राइट अबाउट सम वेज इन विच ऑब्जर्व अराउंड यू हाउ मेनी ह्यूमन एडवर्सली अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हाउ ह्यूमन्स एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि आपको कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब ऑब्जर्व करनी है नेचर में, और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ह्यूमन के कौन सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं, कौन से सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि इन्वायरमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी योर रोल टू सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम एनी हार्म इवन इफ इट इज़ जस्ट एट होम और इन योर लोकेलिटी, राइट इन डिटेल अबाउट इट। ये सारा ना आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव है, आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साइड से ऐसा क्या कर सकते हो कि वो प्रोटेक्टेड रहे। ये सारा आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव है, तो इसका आंसर आप लोग खुद से सोचेंगे। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, ना ही ये आपको नोट्स में लिखना होगा, ना आपको इसको पढ़ने का ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे एक मेजर रिक्वायरमेंट फिर भी ये क्यों बन जाता है आपकी बुक में, तब भी क्यों दिया है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो सब अगर हर इंसान अपने साइड से कुछ कुछ स्टेप्स लेगा तो उसको आराम से कर सकता है। इसलिए इन चीज़ों पे कभी कभी मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज ना चाहिए हो इंसान को, सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन करने के अलावा कुछ अच्छा भी इंसान अपने साइड से करे अपने इन्वायरमेंट के लिए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इस पॉइंट पे भी ध्यान दें। नेक्स्ट है, लास्ट चीज़ यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो वाटर हाइसिंथ है वो एक फास्ट ग्रोइंग वाटर प्लांट है, ठीक है, बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। जैसे कि अगर किसी पॉन्ड में या किसी भी वाटर बॉडी में अगर थोड़ा सा भी हम लोग ये डाल देंगे ना, तो वो पूरा का पूरा उस एरिया को कवर कर लेता है। ये जो प्लांट है उसको इम्पोर्ट किया गया था हमारी कंट्री में, अमेरिका से इसको लेकर के आए थे। इसका इंट्रोडक्शन जो है इसलिए हुआ था कि ये ऑर्नामेंटल पर्पस है, मतलब कि डेकोरेशन का काम आता है, ठीक है, सजावट के काम आता था वो, इसलिए इसको यूज़ किए थे। लेकिन ये बोथ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। अब कैसे, तो देखो, वाटर के ऊपर अगर ये प्लांट फास्ट ग्रो होता है, यानी कि अगर कोई पॉन्ड में हम लोग इसको लगा दें तो वो पॉन्ड का पूरा सरफेस जो है वो कवर कर लेगा। अगर कवर कर लेगा तो उसके अंदर, पॉन्ड के अंदर प्रेजेंट जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उन लोग तक सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा, उसको वो ब्लॉक कर देगा। और हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि सनलाइट जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर वो पहुंचेगा ही नहीं उन तक तो उनका सर्वाइवल जो है वो डिफेक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एंड लास्ट में क्या होगा कि उनका डेथ भी हो जाएगा। तो अब पूरे लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक नेचर में वो सारे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और दे ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। नाउ इकोसिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस फॉर एनर्जी अमंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। Most plants convert solar energy to energy conserved in bonds of chemical compounds by the process of photosynthesis and thus are called producers. Primary productivity is the rate at which energy is converted by mainly photosynthetic plants to organic substances. The total amount of productivity in a region or ecosystem is total primary productivity. Total primary productivity of a given area also gives us the biomass of the producers of a given area. It may be determined by taking the weight of producers in the area. All organisms other than producers are mainly consumers in a food chain. In a food chain and feeding relationships as observed in food chain or food web, each level
starting mainly from producers is called trophic level. Number of organisms, biomass or energy at each trophic level can be represented by drawing pyramids of numbers, biomass and energy. Biomass may be estimated by weight of organisms of a trophic level of a certain area at a certain time. Plants can convert nearly 1% of solar energy to that stored in the bonds of chemical compounds by the process of photosynthesis, in which 10% is available for the organisms of next trophic level. Only a 10% of this again is converted to biomass at the second trophic level and available to those of the third trophic level. Thus, the efficiency of energy conservation at each level is around 10%. Nutrients are constantly cycled in nature between biotic and abiotic components. यहाँ तक आपका ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप आपको ये लेसन पूरा समझ में आ गया होगा। आपको नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। थैंक्स अगेन।